आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्थापना प्रथम व द्वितीय महायुद्धों के मध्य की अवधि में विद्यमान परिस्थितियों का परिणाम थी। जुलाई सन 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। कोष की प्रारंभिक देश सदस्य संख्या 44 थी, जो वर्तमान में 189 हो गई है। कोष के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समझौता नियमावली के अनुच्छेद 1 की धारा संख्या 1 के अनुसार कोष के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं। प्रथम, एक स्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। द्वितीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं संतुलित विकास की सुविधा सुसाध्य बनाना ताकि सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सके एवं उसे बनाए रखा जा सके तथा सदस्य राष्ट्रों के उत्पादन के साधनों एवं वास्तविक आय में वृद्धि हो सके। तृतीय, सदस्य देशों के मध्य विनिमय स्थायित्व में वृद्धि करना तथा प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन टालना। चतुर्थ, सदस्य देशों के मध्य चालू भुगतानों के संबंध में बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता करना तथा विदेशी विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना। पाँचवें, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त करने हेतु उचित सुरक्षा के साथ कोष के साधन अस्थायी रूप से उपलब्ध कराना और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संपन्नता को हानि पहुंचाने वाले कदम उठाए बिना अपने भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने का अवसर प्रदान करना। 6, उपयुक्त उद्देश्यों के अनुरूप सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता की अवधि तथा श्रेणी को कम करना। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोष की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए, व्यापार के विस्तार द्वारा आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए, विनिमय दर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता करने के लिए तथा विनिमय प्रतिबंधों का परित्याग करने के लिए की गई थी। कोष के अभ्यंश। कोटाज ऑफ द फंड। कोष के पास एकत्रित भिन्न राष्ट्रों की मुद्राएं अभ्यंश प्रणाली के अनुसार अंशदान रूप में प्रदान की गई थी। सदस्य राष्ट्रों के अभ्यंश के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्रथम, इससे यह निर्धारित होता है कि सदस्य राष्ट्र कोष में कितना अभिदान दे सकेगा। द्वितीय, अभ्यंश राष्ट्र के आहरण अधिकार को परिभाषित करता है। तृतीय, यह राष्ट्र की मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। चतुर्थ, यह विशेष आहरण अधिकारों के आवंटन में से राष्ट्र का हिस्सा निर्धारित करता है तथा पंचम, कोष के प्रबंध में सदस्य राष्ट्र के भाग लेने में अभ्यंश प्रमुख निर्धारक घटक है। सदस्य राष्ट्रों के अभ्यंश को निर्धारित करने का आधार इस प्रकार था।
सदस्य राष्ट्र की सन 1940 में राष्ट्रीय आय का 2%, 1 जुलाई 1943 को उसके कुल स्वर्ण एवं डॉलर कोष का 5%, सन 1934-38 के वार्षिक निर्यात में अधिक उतार चढ़ाव का 10% तथा सन 1934 की अवधि के औसत आयात के 10% के योग के बराबर। इस योग में उसी अनुपात में वृद्धि की गई जो सन 1934 से 38 के औसत निर्यात का राष्ट्रीय आय में था। निर्धारित अभ्यंश उपयुक्त प्रकार से की गई गणना के 90% थे और 10% की वृद्धि करने का संबद्ध राष्ट्र को अधिकार दिया गया था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने अभ्यंश का 25% अथवा 1 मार्च 1947 को स्वर्ण एवं डॉलरों के विशुद्ध सरकारी संग्रह का 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान स्वर्ण में करना पड़ता था। स्वर्ण में भुगतान के पश्चात अभ्यंश की शेष राशि का सदस्य राष्ट्र की मुद्रा में भुगतान किया जाता था। कोष के पास सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं का बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप समायोजन करने के उद्देश्य से अभ्यंशों की पंचवर्षीय समीक्षा का प्रावधान रखा गया तथा यह तय किया गया कि कुल मतदान शक्ति के 4/5 भाग संख्या द्वारा अनुमोदन हो जाने पर अभ्यंशों में परिशोधन अथवा रिवीजन किया जा सकेगा। इस प्रकार का प्रथम परिशोधन 1959 में अभ्यंशों में 50% की वृद्धि करके किया गया था। कोष के अभ्यंशों में समय समय पर वृद्धि के अतिरिक्त कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए 2 और महत्वाकांक्षी प्रयत्न किए गए। प्रथम तो जनवरी 1962 में यह निर्णय लिया गया कि 1959 से विद्यमान परिवर्तनशील मुद्राओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोष को अपने अभ्यंशों में अनुपूरकता की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप उधार के सामान्य प्रबंध जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टू बोरो का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत 10 प्रमुख राष्ट्र कोष के उपयोग के लिए अपनी मुद्राओं की कुल $6 बिलियन तक राशि उधार देने के लिए तैयार हुए थे। द्वितीय योजना का उद्घाटन 1967 में एवं कार्यान्वयन कुछ वर्ष बाद हुआ। इस योजना को विशेष आहरण योजना के नाम से जाना जाता है।